अब तक आपने ये तो जाना होगा कि मुंबई अंडरवर्ल्ड में हाजी मस्तान, करीम लाला और वर्धा राजन की तिगड़ी एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाकर काम करती थी और एक दूसरे को सिक्योरिटी देने के साथ साथ सपोर्ट भी किया करती थी। विशेष रूप से हाजी मस्तान खून खराबे से दूर रहता था, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि वो खूनी बदला लेने पर उतारू हो गया और इसके लिए उसने जो किया, इसकी वजह से उसके करीम लाला के साथ संबंध कुछ खराब हो गए। हाजी मस्तान का सूरज वहीं से डूबना शुरू हो गया। आइए जानते हैं इस इंसिडेंट से जुड़ा हर एक फैक्ट। ये घटना साल 1973 की है। साउथ मुंबई के भूलेश्वर में मौजूद क्रॉफर्ड मार्केट के नॉर्थ रीजन में जबेरी बाजार मौजूद है। यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा सोने का बाजार मौजूद है। यहाँ बड़े पैमाने पर सोने चांदी का कारोबार होता है। छोटी छोटी गलियों में बड़ी बड़ी दुकानें हैं जो दिखने में छोटी लगती हैं लेकिन करोड़ों का बिजनेस करती हैं। आपको बता दें कि इस जबेरी मार्केट में लीगल और इलीगल दोनों ही तरह का गोल्ड बिकता है, खरीदा जाता है। उस दौर में मुंबई अंडरवर्ल्ड में हाजी मस्तान स्मगलिंग की दुनिया में एक बड़ा नाम हुआ करता था। उसका नेटवर्क पूरी मुंबई में फैला हुआ था और एक बड़ी बात यह थी कि हाजी मस्तान खुद लड़ाई झगड़े से दूर रहता था। अपने साथ हथियार रखना, इसका इस्तेमाल करना या उसका डर दिखाकर अपना काम कराना उसका शौक नहीं था। वो बेसिकली स्मगलिंग के मामले में ही फोकस किया करता था। वो फॉरेन से अपने इलीगल गोल्ड कंसाइनमेंट को मंगाता था, उसे मुंबई के डॉकयार्ड पर उतरवाता। उसके बाद वर्धा राजन, पठान गैंग के लोग या फिर टाइगर मेमन के लोग उसके कंसाइनमेंट को जबेरी बाजार तक पहुंचा देते थे, जहां जाकर ये सोना खपाया जाता था और हाजी मस्तान का मुनाफा उसके पास पहुंच जाता था। सब कुछ पूरी तरह से सेट था और बड़े आराम से काम चलता रहता था। लेकिन साल 1973 में पाकिस्तान से हाजी मस्तान के गोल्ड का एक बड़ा कंसाइनमेंट समुद्र के रास्ते हिंदुस्तान के लिए चला। जब ये सोना मुंबई के डॉकयार्ड पर पहुंचा तो इस बार टाइगर मेनन के लोग इस सोने के कंसाइनमेंट को जबेरी बाजार पहुंचाने का जिम्मा लिए हुए थे। मुंबई बंदरगाह से सोना निकालकर ये लोग जबेरी बाजार के लिए चले, लेकिन रास्ते में इन लोगों से सोना लूट लिया गया। जानकारी ये मिली कि जिन लोगों ने सोना लूटा था वो पठान थे। हाजी मस्तान के लोगों ने बहुत जल्दी ही उन लोगों का पता ठिकाना निकाल लिया और हाजी मस्तान को बता दिया। अपना सोना इस तरह से लुटते हुए देखकर हाजी मस्तान को बहुत गुस्सा आया और उसने एक खतरनाक डिसीजन ले लिया। मित्रों, वीडियो आगे भी जारी रहेगा, पर हमारे जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर दें ताकि हमारा कनेक्शन यूं ही बना रहे। दरअसल हाजी मस्तान रात के वक्त उसी पठान टोली के ठिकाने पर पहुंच गया जिसने उसका सोना लूटा था। हाजी मस्तान उनके ठिकाने पर बिना हथियार के अकेले ही पहुंच गया और उनसे बोला कि मेरा सोना वापस करो, जो सोना तुमने लूटा है उसका मालिक मैं हूँ। इसके बाद तो उन लोगों ने हाजी मस्तान को पकड़कर पीटना शुरू कर दिया। उसे इतना पीटा कि वो बेहोश हो गया। इस समय तक हाजी मस्तान के लोगों को भी ये पता लग चुका था कि वो कहाँ गए हैं। वो उन्हें ढूंढते ढूंढते उसी पठान टोली के ठिकाने तक पहुंच गए। तब तक उन्हें पीटने वाले वहां से माल के साथ 9-11 हो चुके थे। वो हाजी मस्तान को लेकर अपने ठिकाने पर आए, उसे होश में लाया और फिर उसकी डेंटिंग पेंटिंग की ताकि उसकी लगी चोट ठीक हो सके। हाजी मस्तान के लिए बहुत बड़ी बात हो गई थी। इस बार उसका ईगो बुरी तरह से हर्ट हो चुका था। वो रात में ही कोई डिसीजन लेने वाला था, इसलिए वो सीधा करीम लाला के पास पहुंच गया। करीम लाला को उसने सारी बातें बताई तो करीम लाला भी हैरान हो गया। क्या आखिर मुंबई में ऐसा कौन आ गया जिसे हाजी मस्तान के ऊपर हाथ उठा दिया? करीम लाला ने हाजी मस्तान को समझाया कि फिलहाल आप घर चले जाओ, आप सवेरे आ जाना, हम इस मामले में कुछ न कुछ जरूर करेंगे। हाजी मस्तान अपने घर चला गया, लेकिन रात भर उसको नींद नहीं आई। जैसे ही सुबह हुई तो वो करीम लाला के घर के लिए निकल पड़ी। आपको बता दें कि करीम लाला उस समय मुंबई में शुद्ध गुंडागर्दी के लिए जाना जाता था। मारपीट करना, हथियार चलाना और लोगों के बीच उनके मामले के सुलझाना उसका काम हुआ करता था। करीम लाला के घर रोज सुबह दरबार लगा करता था, जहां लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर आते थे और वो अपने हिसाब से उनकी समस्याएं सुलझाया करता था। हाजी मस्तान जब करीम लाला के घर पहुंचा तब तक करीम लाला के लड़के उस पठान टोली को बुला चुके थे जिसने हाजी मस्तान का सोना लूटा था और उनके साथ मारपीट की थी। करीम लाला के लड़कों ने हाजी मस्तान के साथ मारपीट करने वालों की तरीके से धुनाई की और उनसे लूटा हुआ पूरा माल वापस ले लिया और उसे हाजी मस्तान को दे दिया। यहाँ तक तो बात सब कुछ ठीक ठाक हो गई। हाजी मस्तान को उसका सोना मिल गया और उन लुटेरे लड़कों को आगे के लिए वार्निंग मिल गई। सभी अपने अपने रास्ते पर चल पड़े, लेकिन हाजी मस्तान अपने अपमान को नहीं भूला था। वो इसका बदला लेना चाहता था। उनको ये लग रहा था कि करीम लाला ने पठान होने की वजह से उन लड़कों को जिंदा ही छोड़ दिया, उनको तो मौत के घाट उतार देना चाहिए था। हाजी मस्तान ने यह डिसीजन लिया कि अब इन लड़कों का गेम वो खुद ही बजाएगा।
जिस तरह हाजी मस्तान के आने वाले माल को यहाँ टाइगर मेमन, करीम लाला या फिर वर्धा राजन के लोग ठिकाने लगाते थे, उसी तरह जब हाजी मस्तान यहाँ से सोना स्मगलिंग करके पाकिस्तान भेजता था, तब कराची बंदरगाह पर उनके माल को असलम भट्टी और मजीर भट्टी नाम के 2 लोग वहाँ ठिकाने लगाया करते थे। हाजी मस्तान ने इन दोनों को बोला कि मुझे कुछ लोगों का गेम बजाने के लिए शार्प शूटर की जरूरत है। इन लोगों ने ट्रेंड शार्प शूटर को हायर किया और उन्हें समुद्र के रास्ते कराची से भरूच पहुंचे, फिर वहां से सूरत पहुंचे और फिर सूरत से मुंबई के लिए रवाना कर दिया। ये दोनों जब मुंबई पहुंचे तो हाजी मस्तान के लोगों ने पहले ही सारा इंतजाम कर दिया था। हाजी मस्तान के इस प्लान की जानकारी करीम लाला ये किसी दूसरे गैंग को नहीं दी। वो चुपचाप अपने प्लान को अंजाम देना चाहता था। शार्प शूटर को उनके टारगेट्स दूर से दिखाई गए। शार्प शूटर के रहने खाने का सारा इंतजाम पहले से ही कर दिया गया था। दोनों शूटर्स अपने टारगेट की रेकी करने लग गए और उन्होंने देखा कि मुंबई के भाईखला स्टेशन के पास मौजूद बार में उसी पठान टोली का आना जाना होता है जिसने हाजी मस्तान के साथ मारपीट की थी। आपको बता दें कि डांस बार एक ऐसी जगह होती थी जहां पर अमीर लोग और अमीरजादे अपनी दौलत लुटाने के लिए आते थे। इसके अलावा क्रिमिनल वर्ल्ड के लोग क्राइम करके जो भी पैसा कमाते हैं उसकी बदौलत यहाँ अय्याशी करने के लिए आते थे। पठान टोली का भी अक्सर यहाँ आना जाना होता था। अब दोनों शार्प शूटर भाईखला के उसी डांस बार में आने लगे और अपने टारगेट का इंतजार करने लगे। वो अक्सर डांस बार को गौर से देखा करते थे। किसी को ढूंढती उनकी नजरों को करीम लाला के लोगों ने पकड़ लिया। उन्होंने अंदाजा लगा लिया कि ये दोनों ही नए हैं और इस इलाके के भी नहीं हैं। वो हर रोज आ रहे हैं। करीम लाला के लोगों ने उन दोनों पर कड़ी नजर रखना शुरू कर दिया तो ये पता चला कि उनके पास हथियार भी हैं। अब करीम लाला के लोगों को ये समझते देर नहीं लगी कि ये दोनों किसी न किसी का गेम बजाने की कोशिश में हैं। इनके बारे में और खोजबीन की गई तो पता चला कि ये दोनों पाकिस्तान से आए हैं और इन्हें हाजी मस्तान ने बुलवाया है। अब करीम लाला के सामने सारी तस्वीर साफ हो चुकी थी। वो समझ चुके थे कि हाजी मस्तान इनका गेम बजाकर इनसे बदला लेना चाहता है। करीम लाला के जरिए यह बात सीधे सीधे पुलिस के पास पहुंच गई कि भाईखला स्टेशन के नजदीक मौजूद डांस बार में 2 लोग आ रहे हैं। उनके पास हथियार भी है। पुलिस ने उन दोनों को पहले ही पकड़ लिया और पकड़ने के बाद जब उनसे पूछताछ की तो उन दोनों ने बता दिया कि वो हाजी मस्तान के कहने पर यहाँ आए थे और उनका टारगेट पठान टोली के वो लोग थे जिन्होंने हाजी मस्तान के साथ मारपीट की थी। पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया। इस पूरी घटना से हाजी मस्तान का बदला तो अधूरा रह गया, लेकिन उसकी करीम लाला के मन में जो इमेज थी वो भी कम हो गई। वही ये टर्निंग पॉइंट था जहां से हाजी मस्तान का सूरज डूबना शुरू हुआ। उसकी काफी बदनामी हुई। साल 1975 में जब इमरजेंसी लगी तो उसके बाद हाजी मस्तान ने अंडरवर्ल्ड के धंधे को धीरे धीरे कम कर दिया। आगे चलकर वो राजनीति में आया, अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई और चुनाव भी लड़ा, लेकिन हाजी मस्तान चुनाव हार गया। उसकी पार्टी भी बिखरती चली गई। आगे चलकर उसने सारे उल्टे सीधे धंधे छोड़ दिए। अब उसका अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन भी कम हो गया था। साल 1994 में हार्ट अटैक के चलते हाजी मस्तान इस दुनिया को अलविदा कह गया। उनके अंतिम समय में उनके साथ बॉलीवुड या अंडरवर्ल्ड का कोई भी व्यक्ति नहीं आया। मित्रों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। आज का वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।